बेटा आप क्यों लेट किया आपने, बताइए जरी। अक्षित, आपने क्लास क्यों किया? सर अभी अभी खेत में गया था, अभी वापस आया। नहीं तो मेरे को लगा कि आप बोलोगे कि सर मैं अर्थ से इंस्पायर हूं, मैं सन का चारों तरफ घूम रहा था, एक रिवोल्यूशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट अभी हुआ तो मैंने क्लास ज्वाइन किया। नो सर। चलिए जी, क्लास को करते हैं शुरू बेटा लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट। कुछ दुनिया में ना ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मिथ फैला पड़ा है, क्या फैला पड़ा है जरा आज उसको बता दें आप लोगों को, है ना। मेरी आदत है कि मैं हर जगह बताता हूं कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। पहला मिथ कि दुनिया वाले समझते हैं कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस सेम सेम है। जरा हैंड रेज करना, कितने लोग आज तक इस अंधविश्वास में जी रहे हैं कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस सेम सेम है? हैंड रेज करो। कितने लोगों को बताया गया ये कि डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस बोथ आर सेम थिंग? अच्छा, दो तीन बच्चों ने हाथ उठाया। अब थोड़ा कुछ और सवाल पूछता हूं। कितने लोगों को यह बताया गया कि मैट्रिक्स के वैल्यू को हम डिटरमिनेंट बना करके निकालते हैं? जरा हैंड रेज करना। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि कई जगह पे स्कूल में पढ़ाया जाता है, कई टीचर्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि एक मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जाता है, जो बिल्कुल सच है। लेकिन वो पैरेलली ये भी बताते हैं कि उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। कितने लोगों को ये पढ़ाया गया है? तो बेटा आज हैंड डाउन कर लो। आज के बाद ये दिमाग से निकाल देना आप लोग कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ भी कनेक्शन है। इतू सा भी कनेक्शन नहीं है बेटा। अंशुल बेटा बताइए, हैंड रेज किया आपने, जल्दी बताओ। डाउट नहीं है तो हैंड डाउन कर लो। नहीं देखो फोन है। अब मेरे को ये नहीं सुनना चाहिए कि सर गलती से हैंड रेज हो गया मेरा। ये सब कांग्रेसी बेटा, हाथ नीचे कर लो। हाँ अब सुनो थोड़ा बहुत, ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, बताना इसलिए जरूरी है बेटा लोग कि देखो आप जेई के स्टूडेंट हो, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा करके मैं कुछ आपका भला नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपके स्कूल का टीचर हूँ। आया बुक छपवाया, बोल दिया बेटा ये रहा, दो एक्सरसाइज करके लाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। अब सुनिए, थोड़ा सच्चाई पे बात करते हैं। बात ये बेटा, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत संबंध नहीं है, इतू सा भी संबंध नहीं है। सवाल ये है कि सर फिर चैप्टर का नाम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस क्यों रखा गया? अगर ऑनेस्टली बताऊं तो बेटा रखना नहीं चाहिए था। दुनिया वाले इसलिए रख देते हैं ताकि प्रिंटिंग में आसानी हो, टाइप करने में आसानी हो, साथ साथ एक ही साथ नहीं पढ़ जाए, इसलिए उनको साथ साथ मतलब रख दिया जाता है। अब देखो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर डिटरमिनेंट हमारा मतलब मैट्रिसेस चैप्टर में भी आता है। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट का यूज स्ट्रेट लाइन में आएगा, डिटरमिनेंट का यूज लिमिट कंटिन्यूटी में भी आएगा, डिटरमिनेंट का यूज डेरिवेटिव में भी आएगा। हम एक डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन भी निकालते हैं, सर्कल में भी आता है। पूरा कोऑर्डिनेट में डिटरमिनेंट का यूज है, पूरा 3D में आपका 3D लाइन और प्लेन में डिटरमिनेंट का यूज है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि सर सिर्फ मैट्रिक्स हमारा डिटरमिनेंट का यूज है, बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतू सा भी कनेक्शन नहीं है। हाँ एक बात जरूर है, बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि प्रॉपर्टीज फॉलो कराना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं सर ये रहा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, ये रहा मेरा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज, फॉलो कराते हैं सर। फॉलो नहीं हो रहा है सर, फॉलो नहीं हो रहा है, जरा कुछ करो। भैया जिस दिन फॉलो हो रहा है ना उस दिन आपको सरप्राइज होना चाहिए कि ये फॉलो किया क्यों। जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं, ये तो एक दूसरे का रूल ये फॉलो क्यों कर रहा है, वहां पे आपका थॉट जाना चाहिए। लेकिन हमारी दुनिया उल्टा जी रही है, वो जबरदस्ती का फॉलो कराती है। सर मैट्रिक्स में ऐसा होता है तो डिटरमिनेंट भी ऐसा करा दो। अरे भैया वैसा नहीं कराना है, अगर हो रहा है तो आप दिमाग लगाओ ऐसा हुआ क्यों। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया, बताओ बेटा जल्दी। मैं थोड़ा बहुत फील दूंगा आपको, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में जस्ट फील देने वाला हूं अभी कि क्यों दोनों अलग अलग है और क्यों डिटरमिनेंट का हमको पढ़ाया गया। 10-5 मिनट आपका टाइम लूंगा लेकिन समझाऊंगा इज्जत से। किसी ने हैंड रेज किया था? नहीं किया था? चलिए जी, अब सुनो बेटा, देखो हमारे पूरे मैथ्स में एक बात ध्यान देना बेटा, जरूरी एकदम ध्यान देना।
कि जब जब हमको मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आती है, वो दिक्कत मैथ्स का एक नया चैप्टर बन जाता है। सर क्या बोला आपने? कि अगर कोई चैप्टर, कोई दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, इकोनॉमिक्स, मैथ्स छोड़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर वहां पे थोड़ा भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आया और वो दिक्कत कर रहा है, वो बार बार आ रहा है, तो भैया मैथ्स में वही प्रॉब्लम को एक नया चैप्टर बना दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो जबरदस्ती का बनाया गया है, और वो इसलिए बनाया गया ताकि हमारे आने वाले सब्जेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। डिटरमिनेंट भी वैसे ही आया। डिटरमिनेंट कहां से आया, कौन लाया, नहीं मालूम है। बुक में आपको क्रैमर्स मिल जाएगा, लेकिन क्रैमर्स ने अकेले डिटरमिनेंट को दिया नहीं है। अब डिटरमिनेंट है क्या, सुनना ध्यान से बेटा। डिटरमिनेंट है एक डिजाइन, डिटरमिनेंट एक डिजाइन है। एंड मैट्रिक्स क्या है सर? मैट्रिक्स है टेबल ऑफ डेटा। टेबल ऑफ डेटा और एक डिजाइन, दोनों में फर्क है। इतू सा भी ना नाम से ही कनेक्शन नहीं दिख रहा है सर, डिजाइन और टेबल ऑफ डेटा में कुछ कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया। दुनिया वाले बेवकूफ बना रहे हैं आपको कि दोनों एक कनेक्टेड है, अरे नहीं है। अब डिजाइन है, अब समझो बात को ध्यान से, ये डिजाइन है, लेकिन डिटरमिनेंट जो है ना, एक रिवर्स प्रोसेस है हमारा इक्वेशन का। और डिटरमिनेंट यूज कहां पे होता है? सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सर ये लीनियर इक्वेशन ही क्यों, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान से समझो बेटा, पूरे सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला इक्वेशन है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि ये बार बार आ रहा है, हर बार एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा फोन सर बहुत ही ज्यादा सर ओवरहीट हो गया सर, लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आते हैं बात पॉइंट पे कि क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन बार बार परेशान कर रहा था, बार बार आ रहा था, तो दुनिया वाले ने एक टेक्निक सोचा कि भैया ये हमको बार बार आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सॉल्यूशन निकाले, एक ऐसा तरीका निकाले कि इन प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दे वो। और वही हमारा डिटरमिनेंट बना बाद में। तो डिटरमिनेंट कहां से आया बेटा? कि हमारे पास एक इक्वेशन का प्रॉब्लम था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उस सिंप्लीफिकेशन को, हमने पूरे एक्सप्रेशन को एक नया डिजाइन में बंद किया, और वो डिजाइन मेरा डिटरमिनेंट बना। इसका सीधा सा मतलब है, आप समझो क्या सिखा रहा हूं मैं, मतलब क्या है बेटा वो समझो। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, लेट्स से कि वो इक्वेशन है आपका x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और मैंने यहां पे लिख दिया px प्लस क्यू आर इज इक्वल टू टी। ये दोनों मेरे लीनियर इक्वेशंस हैं। अब ये पूरे पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाले यही है। देखो, सबसे ज्यादा लीनियर यूज होता है, फिर क्वाड्रेटिक यूज होता है, फिर क्यूबिक यूज होता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक यूज होता है। मतलब कि जितना ज्यादा डिग्री उतना ही कम यूज, नहीं पूछेगा आपसे। तो लीनियर सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमने डिटरमिनेंट चैप्टर बनाया, और कुछ इसका यूज नहीं है। अब अच्छी बात क्या है ना इस चैप्टर के बारे में, अच्छी बात क्या है बेटा, कि पूरे इतिहास में आज तक जेई मेंस और जेई एडवांस इससे टफ क्वेश्चन नहीं बना पाए। सिर्फ डिटरमिनेंट चैप्टर से टफ सवाल आज तक नहीं आया। इसका मतलब कि सर हमको ये फ्री में मार्क्स देके जाएगा? बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे फ्री में मार्क्स देके जाएगा। तो सर क्या पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम डिटरमिनेंट पे हार्ड क्वेश्चन बना सके? बना सकते हैं, और बनता भी है। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया कि सिर्फ डिटरमिनेंट से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब मैं डिटरमिनेंट में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करा दूंगा, टफ बन जाएगा। डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जब डिटरमिनेंट और पीएनसी के सवाल आते हैं साथ साथ। तो 2-3 चैप्टर को मर्ज करके मैं डिटरमिनेंट पे टफ क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ डिटरमिनेंट पे टफ क्वेश्चंस नहीं क्रिएट किए जाते हैं, ना ही मेंस में और ना ही एडवांस में। तो आपके लिए अच्छी बात है कि बेटा ये चैप्टर फ्री में मार्क्स देके जाने वाला है। अब बात करते हैं डिजाइन के ऊपर। ये मेरा तो इक्वेशन था, ये बार बार आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए दुनिया वाले ने टेक्निक क्या अपनाया? यही सिखाया गया ना कि ये हमारा इक्वेशन है, देखो भैया सॉल्व करना है, तो एक काम करो। आप क्या काम करो? इस तरह इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो p से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a से। अब फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? apx प्लस में bpy
इज इक्वल टू CP एंड देन बन जाएगा APX प्लस में AQR इज इक्वल टू AT, जिसमें मैं मान के चलता हूं, अच्छा QY लिखना चाहिए था, मेरी गलती है यहाँ पे, QY लिखना चाहिए यहाँ पे, ये हो गया QY। अब बेटा इसको सॉल्व करने कैसे सिखाया है, सब स्कूल लेवल पे सिखाया आपने कि दोनों इक्वेशन को सर माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद जो y का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटा, CP माइनस AT डिवाइड बाई BP माइनस AQ, ये मेरा y का वैल्यू मिला। सिमिलरली आप y का वैल्यू पुट कर दोगे दूसरे इक्वेशन में, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो इतना बार बार करना पड़ता है, इसी को हमने डिटरमिनेंट के डिजाइन में रखा है, नथिंग एल्स, कुछ है ही नहीं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सिर्फ एक डिजाइन है। अब ये मेरा y का वैल्यू आया, देखो प्रॉब्लम आप समझो, मुझे इक्वेशन मिला, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने बचपन में ही सिखा दिया गया है। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आता है तो दुनिया वाले ने इसके लिए तरीका इजाद किया, और वो तरीका क्या था बेटा, डिटरमिनेंट। और ये तो सब लोग करते। अब यहां से मेरा डिटरमिनेंट का क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट यहां से इवॉल्व हो सकता है। अब इस चीज को बेटा डिजाइन में बंद करना है, तो मैं देखिए कैसे डिजाइन में बंद करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लिखूंगा C एंड लिखूंगा A, देन मैं लिख सकता हूं यहां पे T, और ये लिख सकता हूं मैं T। सेम चीज है। नीचे में क्या लिख सकता हूं बेटा, नीचे में लिख सकता हूं BA एंड मैं लिख सकता हूं यहां पे QP, ये भी लिख सकता हूं। और आप जानते हो कि सर आप बी होना था, मैंने पी लिख दिया है। मैंने गलती लिखा है, पी ए लिखा है सर, बी ए होना था। BA होगा पहले। BA होगा, मैंने कहां पे गलती कर दिया, B for boy है ना। अच्छा ये वाला बोल रहे हो आप? यस ये वाला, यस ये बोल सर। रहे हो? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब बेटा ध्यान से देखिए कि यही डिजाइन को, ये एक्सप्रेशन को मैंने एक डिजाइन में बंद किया, और मैंने दुनिया वाले को बोल दिया कि देखो भैया देखो, डिजाइन मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी, सिंपल बात। अगर आपका बीच में सवाल ये आ रहा है ना कि सर ऐसा क्यों, तो मेरा जवाब भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोलूंगा बेटा आपकी शक्ल वैसी है, क्यों? क्योंकि आपका जवाब क्या आएगा फिर, सर भगवान ने ऐसा दिया है। तो मेरा भी आंसर यही आएगा, बेटा जिसने बनाया डिटरमिनेंट उसने ही ऐसा दिया है, इसमें मेरा दिमाग कुछ नहीं लगा है। तो ये डिजाइन को, ये एक्सप्रेशन को इस बॉक्स में बंद करना है, ऐसे ही लिखना है, ये जिसने डिटरमिनेंट बनाया उसने बताया है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। अब कोई बोल रहा है ना कि सर देखो मैं ना ऐसा मल्टीप्लाई कर रहूंगा, भैया डिजाइन आपने थोड़ी दिया है, ये आप तब करते ना जब आपने डिटरमिनेंट दिया रहता। उसने बोला कि भैया देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आप इसको करोगे। एंड उसने ये भी बोला कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम बीच में आपको माइनस का साइन यूज करना है। तब हमने इसको सॉल्व किया CP माइनस AT करके। बात समझ में आई बच्चा लोग कि नहीं? यस सर। यस यस सर। तो यहां से उत्पत्ति हुई है। लेकिन मालूम है आपके दिमाग ने आपको क्या समझा के रखा है इतने दिन से, कि ये रहा डिटरमिनेंट, ये बना ऐसा। ना भैया ऐसा नहीं है, पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम था, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना, फिर हम इस एक्सप्रेशन को डिजाइन में बंद किया और ये मेरा डिटरमिनेंट बना। सो डिटरमिनेंट रिवर्स प्रोसेस है, खुद में रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस सर। अब टेबल ऑफ डेटा क्या होता है? टेबल ऑफ डेटा एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जो मेरे को भी होता था और आज भी कई बच्चों को होता है। क्या होता है कि सर अगर मैं एक डिटरमिनेंट मेरे पास है, देखो मैं इतना तो श्योर हूं कि कोई बच्चा नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होगा, सबको मालूम है कि सर डिटरमिनेंट एक दो वर्टिकल लाइन से डिनोट किया जाता है। तो मेरा मैट्रिक्स जस्ट एक बॉक्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। लेट्स से कि यहां पे लिखा है बेटा AB और यहां पे लिखा है CD, ये मेरा है मैट्रिक्स, ये मेरा मैट्रिक्स है। एक कॉमन सा कंफ्यूजन क्या है कि
मैं अगर बोलूं कि बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, सो एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट में और एक स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में दोनों ही अलग अलग तरीका से होता है। और बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है कि 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ करना है, किसके साथ करना है सर? अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, ये कंफ्यूजन आज ही दूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में इसको ऐसा नहीं कि आपके दिमाग पे हावी हो जाए और आप गलतियां करते जा रहे हो। बेटा डिटर्मिनेंट कहां से निकला? इक्वेशन से निकला है। आपको क्या सिखाया गया है कि मान लो ये इक्वेशन है 3x + 2y = 4 और यहां पे लिखा है बेटा x + 3y = 6। तो जब आप इसको बॉक्स में बंद करते हो या इसको सॉल्व करोगे आप, तो इस यहां पे मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 3 से करोगे ना, ताकि ये कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो जब आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहां पे आपने कुछ नहीं किया है, कुछ किया ही नहीं आपने, सिर्फ एक ही इक्वेशन में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब मान लो कि अगर आपने बॉक्स बनाया 3 2 और 1 3 करके, मैं इसका बॉक्स बना रहा हूं, इनके कोएफिशिएंट का बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स नहीं है डिटरमिनेंट बना रहा हूं। तो जब मैं बेटा 3 का मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले इक्वेशन में, अब ये बॉक्स, ये जो आपका डिटरमिनेंट है वो बन जाएगा 3 2, क्योंकि ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 एंड ये 9 हो जाएगा। सो डिटरमिनेंट क्या सिखाता है कि अगर आपने किसी भी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन किया है तो आपको सिर्फ एक रो या एक कॉलम में करना होता है, एक रो या एक कॉलम में करना होता है, ये डिटरमिनेंट में होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करते हैं तो आप देखो, अब ये कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगा। अब ये इक्वेशन बेटा कुछ ऐसा होता, 2x + 4y = 8 एंड मैं लिख देता यहां पे 4x + 3y = 9। किससे किसका मल्टीप्लीकेशन होता बेटा? यहां पे मल्टीप्लाई किससे का करते हैं आप? 2 का, तो 4x बन जाता कि नहीं बन जाता? तो 2 का मल्टीप्लाई आपने किससे किया? सिर्फ पहला इक्वेशन में आपने किया है ना, तो जो बॉक्स बनेगा सिर्फ एक रो ही तो चेंज कर रहे हैं आप। अब मैट्रिक्स का आप देखिए, मैट्रिक्स का फिल दीजिए, टेबल ऑफ डेटा है। मान लो कि बेटा एक एग्जाम हो रहा है, सुनना ध्यान से, 3 स्टूडेंट हैं, S1 S2 और S3। इनके 3 सब्जेक्ट का मैं मार्क्स ले रहा हूं, PCM, या मैं माना कि बेटा टर्म 1 का एग्जाम था, टर्म 1 का एग्जाम हुआ और टर्म 1 के एग्जाम में PCM तीनों सब्जेक्ट का मैं मार्क्स ले लिया। लेट्स से कि आउट ऑफ 10 ले रहा हूं मैं, एक बच्चे का आया 5 6 7, इसका आ रहा है 8 9, इसका 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है, और इसका आ रहा है 4 6 एंड इसका 9 आ रहा है। ये इसके मार्क्स है। लेकिन जैसे ही टर्म 2 आया बेटा, मान लो कि कोविड हो गया, मान लो कि कोविड हो गया अभी। अब सवाल ये है कि सर टर्म 1 के एग्जाम तो मेरे पास थे, टर्म 2 के एग्जाम के टाइम पे कोविड हो गया, तो क्या बच्चे को पूरा ऐसा बोल दिया जाए कि तेरा एग्जाम कैंसिल है और तू 11th में पढ़ रहे तो 12th में नहीं जाने वाला? नहीं, तरीका तो निकाला जाएगा ना ताकि आप 12th में जा सको। और ऐसा भी नहीं कि मैं एग्जाम में मार्क्स नहीं दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे वो कुछ फंडा अप्लाई किया जाएगा, कुछ लॉजिक अप्लाई किया जाएगा कि एक काम करते हैं सर, बच्चे का जितना टर्म 1 के एग्जाम में था मैं कुछ मार्क्स ऐड कर देता हूं, या मैं करता हूं कि डबल कर देता हूं सर। टर्म 2 के एग्जाम को के लिए मैं टर्म 1 के एग्जाम को डबल कर देता हूं। अब गलती हो जाएगा, कोई आया टीचर और सिर्फ स्टूडेंट 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट पहला वाला स्टूडेंट है उसका टर्म 2 में एग्जाम आ रहा है 10 12 एंड 14 एंड बाकी सबको सेम रख रहा है, तो बेटा 9 साफ ही हुआ कि नहीं हुआ? सोच कर देखो। यस सर। एप्लीकेबल है कि अगर आपको टर्म 2 का एग्जाम का मार्क्स देना है तो सारे स्टूडेंट को आप डबल कीजिए। तो अगर उसका आपने डबल किया तो दूसरे वाले स्टूडेंट का भी करना पड़ेगा, तीसरे वाले स्टूडेंट का भी करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में आपने छेड़खानी किया है, आपने डेटा में चेंज किया है। तो एक जगह आपने डेटा में कुछ चेंज किया तो सारा डेटा चेंज करना पड़ेगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आ तो गई सर। यहाँ करना पड़ेगा बेटा 16, 18, 20 और ये हो जाएगा 8, 12 और 18 और बोल दिया जाएगा कि देखो भैया ये आपका टर्म 1 का एग्जाम था और ये आपका टर्म 2 का एग्जाम था। तो अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे ही एक मैट्रिक्स दिया, ध्यान से समझो, फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। मैं पहले दिन ही इस गलती को क्यों एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गलती मेरे से भी हुआ था तो आप लोग भी करोगे। अगर एक डिटर्मिनेंट है 2, 4, 6, 8 और मैंने बोला बेटा 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस 2 का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। या तो एक रो में कीजिए या तो एक कॉलम में कीजिए, पूरा का पूरा ये छूट आपको मिल रहा है, फ्रीडम आपको है। तो मान लो मेरे को रो पसंद है तो मैं क्या लिखूंगा 4, 8, पहला रो में मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को मैं एज इट इज रखूंगा। ये मेरा डिटर्मिनेंट कराता है। अगर कॉमन भी लोगे ना आप, कॉमन भी लोगे आप, तो एक एक रो से कॉमन आते जाएगा, एक एक रो से कॉमन आते जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में जस्ट ये फंडा उल्टा है बेटा। ये है 2, 4, 6, 8। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सारे डेटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम लाइक ए टर्म 1 एंड टर्म 2 का आपको एग्जांपल दिया हो। तो ये हो जाएगा बेटा 4, 8, 12 और 16। सो एक बेसिक सा बोल सकते हो कि गलती बच्चे लोग कर देते हैं, बहुत आसान गलती है लेकिन बहुत फेमस गलती है ये, और ये फील लेना बहुत जरूरी है। बेटा क्या अभी आपको रीजन क्लियर है कि हम डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही क्यों कर रहे हैं? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? यस सर। सिंपल सा आंसर एक बार मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। हम बेटा इसलिए कर रहे हैं कि सर हमारा डिटरमिनेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो एक इक्वेशन से हुई है, और हमें सिखाया गया है कि इक्वेशन को जब हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं या हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पर्टिकुलरली एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोई दूसरा नंबर यूज करते हैं या दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अगर यहां से क्लियर नहीं है तो एक चीज और सीखिए। हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए, सुनना ध्यान से, आपको बचपन में ये सिखाया गया है कि अगर हम सेम काम इक्वेशन के दोनों साइड कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ये याद है आप लोगों को चीज? वी कैन मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइड कीजिए, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब मैं दिखाता हूं आपको। मान लो कि एक बच्चे ने जादू कर दिया, सिंपल सा बेटा, ये है 2, 4 एंड लेट्स से कि 3, 5 है। इस डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या होगा? 2 into 5 10, 4 into 3 12, 10 minus 12 आंसर हो गया बेटा माइनस का 2। ये हो गया ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट में 2, 4, 3, 5, अगर मैं बेटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा -4 होना चाहिए था, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है? -2, और क्योंकि आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है सर तो आंसर होना चाहिए 2 into -2 दैट इज -4 होना चाहिए था, लॉजिकली ये होना चाहिए था। लेकिन बच्चे ने क्या किया? जादू कर दिया, बोला कि सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप। अब उसने 4 कर दिया, इधर 4, इधर 8, इधर 6 और इधर 10, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो ये हो गया बेटा 40 माइनस। डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगी? नीचे भी होगी सर। हाँ जी, सर आपने नीचे नीचे भी नहीं होगी डिटरमिनेंट? ना सुनो मेरी बात सुनो। तो अब बच्चे ने क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर दिया और आंसर उसका -8 आ गया, जो गलत हो गया ना, क्योंकि आंसर तो -4 आना था और भाई साहब -8 आंसर लेके आ गए और बोल रहे पापा की पापा आईफोन दिला दो, हम जेई टॉप करके आए। ऐसा तो होगा नहीं। तो एक गलती तो यहां से भी सीधा सीधा दिख रहा है कि सर आप 2 का मल्टीप्लाई किसी एक रो या एक कॉलम के साथ कीजिए, आपका आंसर सही आएगा। और करके देख लेते हैं हम लोग, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग देख सकते हैं। मैं क्या करता हूं कि 2 का मल्टीप्लाई मैं दूसरा वाला कॉलम में करता हूं,
पूरा आपकी, मैं बोल रहा हूं ना बेटा, ये फ्रीडम आपको है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम में कर रहे हो मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ एक में करना, या तो रो में कीजिए या तो कॉलम में कीजिए। अब ये था बेटा 2, 4, 3 एंड 5, मैंने क्या किया, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, सेकेंड कॉलम में। सो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 सेम, 8 एंड ये हो गया 10। करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 20 माइनस 24 आंसर हो जाएगा -4। सो ये सही है ना कि ये गलत है ऊपर वाला। बात समझ में आई? यस और मैट्रिक्स में हमको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सर वो नाइंसाफी वाली बात हो जाती है ना कि आपने सिर्फ एक स्टूडेंट का मल्टीप्लाई कर दिया मार्क्स, बाकी को सेम सेम दे दिए, सर ये तो चीटिंग है। अगर आप डेटा में कुछ छेड़खानी कर रहे हो तो आप पूरे डेटा में चेंज करो ना, पूरा ही डेटा में चेंज करना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारा डिटरमिनेंट जो है इक्वेशन से रिलेट होता है, और डिटरमिनेंट आया ही इक्वेशन के फॉर्म में है। आपको बताया अभी कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला उसके लिए डिजाइन बनाया, और वो डिजाइन मेरा डिटरमिनेंट था। वो डिजाइन बनाने वाले के ऊपर था कि मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा, मैं बीच में माइनस डालूंगा, और क्योंकि उसका वो डिजाइन फंडामेंटली सही हुआ तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया का डिजाइन बहुत सही है। मैं यूं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर गलत आता है, तो बोले कि नहीं ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो रूल है वो रूल है, नियम नियम है, सबके लिए, काम खत्म। तो आई होप कि यहां तक सभी बच्चों को फील आ गई है कि सर डिटरमिनेंट है क्या, क्लियर है कि नहीं? यस सर Yes, sir. अब अभी अच्छा एक बात बता रहा हूँ बेटा, ये जो अभी मैं आपको पहला चीज बता रहा हूँ ना, याद रखना, जेई इस पे इतना बार गेम खेला, इतना बार गेम खेला कि आप देखोगे क्वेश्चन तो बोलोगे सर ये क्या कर रहा है। मैं ऐसा मामूली सा ऐसा रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ आपको कि गलती है ना, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन देगा, उसमें 2 कॉमन निकालने लग जाएगा, निकाल लो 2 कॉमन। अब जितने रो आएंगे उतने बार 2 कॉमन आएगा, अब 2 का पावर में आंसर दिया रहेगा, आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं पहले ही लेक्चर में बोल दिया कि अगर जेई के क्वेश्चन में आप देखोगे आंसर 2 के पावर में है तो डरना नहीं है, समझे? हाँ जी सर समझ गए। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना वो भी दिखा देता हूँ। कई बच्चे ऐसा सदमे में चले करेंगे, सर ने क्या बोल दिया, सर ने क्या बोल दिया। तो भैया देखो मैंने ये बोला, मान लो यहाँ पे लिखा है 2, 4 और 6, यहाँ पे लिख दिया 5, 10, 15, फिर यहाँ पे लिख दिया 6, 12 और 18। मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, और एक डिटरमिनेंट मैंने यूं लिखा बगल में, वो है बेटा 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहां पे लिख दिया 1, 2, 3, ऐसा है। और कुछ ऑप्शन में मैंने दे दिया, लेट्स से कि बेटा ये है ए और ये है बी, ये वाला है बी। सुनना ध्यान से, अभी तो फिलहाल ए का जो वैल्यू है कुछ अलग ही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा चेंज कर दूं, 5, 40 और 45 लिख देता हूं। ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह मत सोचना कि सर रो कॉलम आइडेंटिकल है, आंसर 0 मार दो, कुछ नहीं, सुनो ध्यान से चुपचाप। अब आपको आंसर निकालना रहेगा ना, तो ऑप्शन कैसे देगा ध्यान से समझो। आप यहां से क्या निकाल सकते हो बेटा, 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकालोगे एक बार, ऊपर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, यहां से कॉमन क्या निकलेगा बेटा 5, तो नीचे वाले से 5 कॉमन निकल रहा है, बच रहा है 2, 1, 2, 3, फिर इधर से क्या कॉमन निकल रहा है 6 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन कैसा दिया रहेगा मालूम है आपको, 5 into 2, 10 into 60, 60 टाइम्स ए ऑप्शन दे देगा। अब सर ये कैसे हो गया, बात समझ में आई कैसे हुआ? अब की बात तो इधर 5 और 6 कॉमन आ रहे थे, हो सकता है बेटा कि यहां से 2 ही कॉमन आता, तो आंसर होता 2.3 into 8, ऑप्शन ऐसा दे देता। अब देख लेना एनडीए के एग्जाम में भी आए हैं, तो जो बच्चे एनडीए दिमाग में डाल कर रखे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, तैयार रहना। चलिए शुरू करते हैं कहानी डिटरमिनेंट का। अभी तक जो भी था डिटरमिनेंट के बारे में कहानी था, कहां से आया, क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही सब था। सर ये डेफिनेशन याद करना है, आप मर्जी आपकी है, डेफिनेशन कभी जेईई में पूछा नहीं जाएगा, ना ही बोर्ड में पूछा जाएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए बेटा कि डिटरमिनेंट एक डिजाइन होता है, और डिजाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं, अब देखो डिजाइन है ना, तो डिजाइन ऐसा नहीं है कि मैं डिजाइन है तो मैं कुछ डिजाइन एक पर्टिकुलर चीज से ही बना सकता हूँ।
डिजाइन है तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना। कोई बच्चे को अगर मालूम है कि सर मैं पेपर का डिजाइन बनाऊंगा, बनाओ भैया। कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर मैं पेन से डिजाइन बनाऊंगा, बनाओ भैया, क्या दिक्कत है। अब ये देखो, ये जो लिखा है ना सेट ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आयोटा दिख जाए, ठीक है सर, डिजाइन ही तो है, हमको डरना थोड़ी है। हाँ, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया था डी से, डेल्टा से, और डेट ए भी लिखा जाता है, ठीक है। ये सब नोटेशन पे ध्यान देने वाली बात नहीं है सर, डराने के लिए बस लिखा गया है। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट पे ध्यान देते हैं। आज का हमारा पूरा लेक्चर एक्सपांशन पे ही है कि सर डिटरमिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है। सेकंड कंफ्यूजन देखो बच्चे लोग क्या करते हैं। ये ऑर्डर 1 लेने का मेरा बेसिक सा पर्पस ये था कि अगर आपसे पूछो कि बेटा 2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा सर 2 होगा। और मैं जस्ट पूछ दिया -2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर 2 होगा। क्यों? क्योंकि सर मॉड है ना ये। अरे भैया वो मॉड थोड़ी है, वो डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट -2 का क्या होगा बेटा, -2 ही होगा। सो मेरा पहला रिजल्ट आ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का मतलब होता है रो 1 और कॉलम भी 1। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि A11 एक एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बोल देना सर A11 ही होगा। ऑर्डर 2 की बात करते हैं, ऑर्डर 2 की बात करते हैं। अच्छा, 2-3 चीजें ना दिमाग में डालते, देखो जो जो डाल रहा हूं आज के फर्स्ट लेक्चर में आपके दिमाग में बैठना चाहिए। सर ने ये सिखाया था, सर ने ये सिखाया था। कितने बच्चों को मालूम है कि रो कॉलम क्या होता है, और कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं रो कॉलम समझने में। रो कॉलम में तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होते ना कि मैं पढ़ा दिया पूरा डिटरमिनेंट, आप बोले सर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो भैया देखिए, ये आपका हेयर स्टाइल है ना, इधर हेयर स्टाइल, तो ये सीधा जो जाता है ना ये रो है, और ये जो नीचे आता है जिसे बियर्ड बोलते हैं, ये कॉलम है आपका। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। हाँ जी सर। अब ऑर्डर 2 में समझो ध्यान से, ऑर्डर 2 का मतलब होता है बेटा कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो वो क्या होगा सर, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे सर, 4 एलिमेंट्स आएंगे। पहला एलिमेंट ए, फिर मैं ए लिख रहा हूं। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएगा, मैट्रिक्स तक चलते जाएगा, तो दिमाग में बिठा लीजिए अभी से। ये जो पहला एलिमेंट है बेटा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या है, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, AIJ नोटेशन होता है, सबको मालूम है, एनसीईआरटी सब पढ़ के आए हो। AIJ का मतलब क्या होता है सर, ith रो एंड jth कॉलम। सो I और J क्या दिखाते हैं सर, एलिमेंट्स के पोजीशन को दिखाते हैं। अब ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का, मैं लिखूंगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मेरा ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बना। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है सर, सॉल्व किया जाता है A11 A22 माइनस A12 A21, ये सॉल्व किया जाता है। सो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 में कोई पंगा नहीं होता है, बच्चा बहुत बिंदास खेलता है। बात आती है ऑर्डर 3 की, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझिएगा। ऑर्डर 3 ओपन करना तो सबको आता है। अब एक बात मुझे बताओ बेटा लोग, कि जिस स्टैंडर्ड नोटेशन से मैंने आपको सिखाया, वो स्टैंडर्ड नोटेशन मुझे एलिमेंट्स बता दोगे? ये क्या होगा, मैं एक बता दे रहा हूं, A11, नेक्स्ट बताइए, A12 A12 A13 A13 A21 A21 A22 A23 A23 A31 A1 A32 और A33। ये मेरे ऑर्डर 3/3 के हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 लिख दिया तो आप 3/3 समझेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है कि आपको m इंटू n के फॉर्म में लिखना है, ये है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको एक भी लिखा तो आप समझ जाओगे सर वो सिमेट्रिक के ही बारे में बात कर रहा है। 3 है तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का ही बात करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। हाँ जी, ओपन कैसे करते हैं, कितने लोग जानते हैं?
ओपन कैसे किया जाता है? सबसे पहला चीज ना, ओपन करने से छोड़ो, साइन कन्वेंशन किसको मालूम है? यहां पे क्या होता है बेटा? प्लस प्लस माइनस 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 और फिर प्लस अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सिंबल होगा, तो क्या बोलोगे आप? माइनस माइनस होगा। पक्का? यस यस सर कैसे मालूम आप माइनस होगा? क्योंकि अगर अगर ऑड आएगा एक्सपेंशन करेंगे हम थर्ड रो से करके 5 आता है फिर ठीक है, सर 3 और 3 प्लस 2 5 होता है जो ऑड है। बिल्कुल सही है जवाब आपका। साइन कन्वेंशन के बारे में एक चीज और बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन देखो आप पढ़े हो, मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, बाकी आंसर तो आपका भी सही था। हमेशा हम प्लस से शुरू होते हैं, हम हमेशा प्लस से शुरू हो जाएंगे, डायगोनली नहीं चलना है। जैसे चेस में चलते हैं ना, या तो सीधा या तो लेफ्ट राइट, सीधा लेफ्ट राइट, ये वाला मूवमेंट देना है आप, डायगोनली नहीं, क्रॉस नहीं चलना है। आप सीधा चलिए हाथी की जैसा, सीधा चलिए आप, या तो आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे या तो वर्टिकली, ऑल्टरनेट साइन लगाइएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर प्लस के बाद मैं ऐसा चलूंगा, चल लो भैया। फिर बोल रहा है नीचे आ जाओ सर, तो प्लस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है सर राइट में जाओ, तो लो भैया माइनस आ जाएगा। फिर बोल रहा है प्लस में आओ, नीचे आऊंगा मैं, तो आ जाओ नीचे। कोई भी मोमेंट आप दे सकते हो, ये नया चीज मैं बताया आपको, कोई भी मोमेंट दोगे साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होगा। हाँ ये मत करना कि सर ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, भैया नहीं, डायगोनली मैंने मना किया है चलने से। या तो आप हॉरिजॉन्टली चलिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आपको यही मोमेंट देना है, यही मोमेंट दोगे तो आप सही चलोगे। फिर आप माइनस, फिर इधर चलिए प्लस, फिर ऊपर आइए माइनस, यहां पे प्लस, खत्म कर, ये होता है साइन कन्वेंशन। बाकी एक बच्चे ने बताया भी कि सर इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप आई और जे को ऐड कर लीजिए, इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। तो देखो ये ऑड है, 2 1 3 ऑड, माइनस आएगा, 2 3 5 ऑड, माइनस आएगा, 2 1 3 ऑड, माइनस आएगा, 3 2 5 ऑड, माइनस आएगा, 3 3 6 इवन, प्लस आएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, क्या आप लोग जानते हो बेटा कि हम कोई भी रो और कोई भी कॉलम को पकड़ करके सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट? क्या ये चीज मालूम है आप लोगों को? यस सर वी कैन ओपन डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, मर्जी मेरी है। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से रो और कौन से कॉलम को पकड़ के सॉल्व करना होता है? सिंपल सा जवाब होता है बेटा कि जिस रो और जिस कॉलम के पास ज्यादा जीरो है आप उसको पकड़ के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे थर्ड कॉलम के अलोंग इसको ओपन करना है, ओपन अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम बताइए कैसे सॉल्व होगा? A1 3 into थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़िए। सबसे पहला कौन है बेटा? A13, पकड़ो उसको, A13। अब A13 है ना, 314, A32 314 इवन है तो उसके आगे प्लस आएगा, तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा साइन होगा? प्लस, जो लिखते नहीं है। अब A13 को पकड़ते ही उसके रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं हम लोग। हाँ जी सर, तो इसको पकड़ा तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट, बच गया ये, तो लिख दो इसका A21, A22, A31 और A32। बिल्कुल सही सर। अब फिर A23 के पास जाएंगे, इसको पकड़ेंगे क्योंकि मैं थर्ड कॉलम के अलाउंग खोल रहा हूं इसको, तो A23 2 3 5 इवन, सॉरी ऑड, ऑड के लिए माइनस का साइन, A23। अब इसके रो को डिलीट कर दोगे बेटा आप लोग, तो मिल जाएगा A11, A12, A31 और A32। फिर क्या आ जाएगा आपका? A33, 336, 6 इवन है तो प्लस का साइन, A33। ये हो जाएगा आपका, इसके रो कॉलम डिलीट कर देंगे, बन जाएगा A11, A12, A21, A22 हो जाएगा ये आंसर। तो ये सारे लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हैं इस बात को सर एक डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है? समझो ध्यान से, माइनर एंड को फैक्टर के बारे में आप जानते हो कि नहीं थोड़ा बहुत? यस सर जानते हैं। तो आप लोग जानते हो कि सर A13 एंड ये A13 का को फैक्टर है?
कैसे निकालते हैं? को फैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं बेटा लोग? माइनर कैसे? पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो इसके कितने माइनर्स पॉसिबल हैं? जितने एलिमेंट्स उतने माइनस पॉसिबल, जितने कोफैक्टर्स उतने कोफैक्टर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर्स एंड नंबर ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैं हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकता हूं एंड हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल सकता हूं। क्या माइनर एंड कोफैक्टर में डिफरेंस होता है? होता है सर। मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, साइन भी डिफरेंट होते हैं। समझ में आया? हाँ जी सर। तो देखो ध्यान से रिजल्ट देखिएगा। वैसे माइनर कोफैक्टर का अभी आने वाला है लेक्चर, मैं अभी से बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एलिमेंट है A11 तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा C11। ये क्या हो गया? प्लस में A12 C12 प्लस में A13 C13, इसका वैल्यू आता है डिटरमिनेंट के इक्वल। ये चीज मालूम है आपको? एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट्स इनटू उसका कोफैक्टर ऑलवेज गिव्स डिटरमिनेंट। लेकिन जे यहां पे नहीं खेलता है, जे आपसे उल्टा गेम कराएगा। क्या कराएगा? एक एलिमेंट लेगा, किसी दूसरे का कोफैक्टर ले लेगा। लेट्स से कि C21, A12 लेगा, किसी दूसरे का कोफैक्टर लेगा C22, A13 लेगा एंड कोफैक्टर किसी दूसरे का लेगा C23। आंसर 0। रिजल्ट क्या सीखने को मिला सर? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, आंसर डिटरमिनेंट। एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स, एनी अदर रो और एनी अदर कॉलम्स, आंसर 0। याद रखना, जेई का सवाल भी कराऊंगा इस पे, अच्छा सवाल कराऊंगा बढ़िया लेवल का। इस रिजल्ट को मैं दोबारा लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ आपको बताते जा रहा हूं। चलिए जी, पहले मुझे ये बताओ बेटा, किसके अलाउंग खोलना पसंद करोगे आप लोग जल्दी से? कॉलम C3 अलाउंग खोलेंगे, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे बेटा? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसको पकड़ लेंगे, कौन सा रो है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, 4 प्लस हो जाएगा 4 इंटू -1 -3 -6 3 + 2 तो हो गया 4 इंटू 5, आंसर 20। ओपन करना सीखना पड़ेगा सभी बच्चों को। इसको पकड़ा, ये सब डिलीट, ये और ये मल्टीप्लाई, आंसर हो गया 20। नेक्स्ट पे आते हैं। ये गलत नहीं कर दिया सर आपने? सर ऊपर रो 1 आएगी, रो 3 नहीं आएगी। रो 1 डिलीट होनी थी सर। यस सर। अच्छा ये वाला डिलीट ना? यस सर। समझ गया समझ गया। -36 आएगा इसका। मौज कर दिया मैंने, कोई ना। ये 4 एंड ये हो गया -3 माइनस का 5 6। अब सही है? यस सर। सो -36 आ रहा है आंसर। यस सर। यस सर। अब आते हैं बेटा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगाओगे आप लोग बताइए? 0 आंसर आएगा। कैसे मालूम बेटा आपको? डायगोनल 0 दी रखी है। डायगोनल से मतलब नहीं होता है। डायगोनल 0 है इसका ये मतलब नहीं कि आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। डायगोनल 0 तो पहला आपका दिमाग में गया, बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना कि डायगोनल के ऊपर वाला और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स साइन में अपोजिट है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऐसे टाइप को मैट्रिक्स को क्या बोलते थे? स्क्यू सिमेट्रिक। याद है आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। यस सर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर जानते हैं। यस सर। यस सर। साइन अपोजिट होता हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका जो डिटरमिनेंट होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? आंसर 0 आएगा। तो क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका आंसर 0 आएगा। खट करके आंसर, सॉल्व भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक ना बढ़िया सा कंफ्यूजन बताता हूं।
कई बच्चे ना मैट्रिक्स को दिल में ले लेते हैं और बोलते हैं कि सर देखो दो मैट्रिक्स कंपेयर करना होता है, हम एलिमेंट एलिमेंट कंपेयर कर देते हैं और बोल के आते हैं कि देखो पापा जेई टॉप करके आए। भैया ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट पे कंपैरिजन ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो। जैसा कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर एक्स का वैल्यू 6 लिख दो, भैया गलत है। मैट्रिक्स होता तो सही था जवाब आपका, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि डिटरमिनेंट अलग चीज है, मैट्रिक्स अलग चीज है। अगर कहीं पे कनेक्शन बन रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा सर ये क्यों बन रहा है, बनना तो नहीं चाहिए था। अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करो, इज्जत से सॉल्व करो इसको। तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि डिटरमिनेंट को कंपेयर करके नहीं सॉल्व किया जाता है, डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स कंपेयर नहीं होते। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू 36 माइनस का 36। So x square minus 36 is equal to 0. So x square is equal to 36. x का वैल्यू फिर से गलत कर दिया 6 आपने। क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 20 था। यस 20। यस सर 10 सर वो 18 लिखा है सर, 10 लग रहा है। ना 18 नहीं, 18 18 तब ठीक है सर। 18 है, सर दूसरी साइड भी दोनों 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 18 है। अब 10 सही है। नहीं लग रहा सर, हाँ जी, सर अब ठीक है। देखने में 10 कंपेयर करके आंसर लिखते तो 6 लिख के आगे रहते, लेकिन आंसर आ रहा है प्लस माइनस 6। आप एक सॉल्यूशन छोड़ देते, गलती हो जाता है। यहां पे करते हैं मजेदार चीज, कैसे सॉल्व करोगे आप। मैंने क्या बोला बेटा कि डेडली कॉम्बिनेशन बनता है जब डिटरमिनेंट और पीएनसी साथ में आते हैं, जान ले लेता है। लेकिन अकेला डिटरमिनेंट बहुत प्यारा है और डिटरमिनेंट के साथ किसी दूसरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन बहुत गंदा है। एडवांस में तो डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन करा देता है, बच्चे लोग रोने लगते हैं सर डेरिवेटिव क्यों करा रहा है ये डिटरमिनेंट का। सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। A determinant of order 2, समझो ध्यान से बेटा, a determinant of order 2 is made up with elements 0 and 1. Find the number of determinants with non-negative values. सवाल ये है कि आपको दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है। अब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। पीएनसी का सवाल है, डिटरमिनेंट का सवाल नहीं है। और पीएनसी बहुत खतरनाक चैप्टर है, दिमाग का बत्ती जला देता है पूरा का पूरा। पढ़ना पीएनसी आपको मालूम पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब बेटा इसका फोटो जब आप बनाओगे तो एक डिटरमिनेंट एलिमेंट्स क्या ऑर्डर 2 का है, तो एक एलिमेंट यहां पे आ जाएगा, एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक एलिमेंट यहां पे आएगा, 4 एलिमेंट्स टोटल होंगे। अरे भैया आप गोला बन जाओ ना। अरे तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। सवाल ये है कि ये डिटरमिनेंट जो बन रहा है सिर्फ दो एलिमेंट्स की हेल्प से बन रहा है। सवाल ये है कि ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है बेटा वो दो एलिमेंट की हेल्प से बन रहा है, और दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या तो 0 है या तो 1 है। लिखा है ना, इज मेड विथ एलिमेंट्स 0 and 1। तो डिटरमिनेंट में आप या तो 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे कितने डिटरमिनेंट बना सकते हो आप जो 0 और 1 से बने, बताइए। How many of determinants are possible by using the element 0 and 1? And determinant should be of order 2. 4 हाँ जी, सर। एक तो आइडेंटिटी बन सकता है इनसे। दिमाग घूम गया बेटा। सर आइडेंटिटी एलिमेंट भी बन सकता है इनसे। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी भी मत जाओ, आइडेंटिटी मत जाओ। मैं बोला ना कि मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है ओनली 0 0 0 0 हाँ रख सकते हो, बिल्कुल रखिए, बनाइए आप। सर 24 तो नहीं आएगा ना, हर पोजीशन को भरने के लिए दो चॉइस है। इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं 0 भर सकता हूँ या तो मैं 1 भर सकता हूँ। सर 8 इसको भी भरने के लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो सर 16 आ गया। परफेक्ट, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1।
तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल 16, 2⁴। 4 जगह है, चारों जगह को 2 2 2 से भर सकता हूं मैं। 4 ही जगह है ना बेटा, 4 बॉक्स हैं। अरे डिटरमिनेंट क्यों समझ रहे हो, मैं बोल रहा ना पीएनसी का सवाल है। तो भैया आपको 4 बॉक्स मिले हैं, 4 बॉक्स मिले हैं, चारों बॉक्स में आपको 2 2 चीज डाल सकते हो। तो आप कितना बॉक्स, 16 बॉक्स बना सकते हो, 16। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया आंसर। अब ये 16 है बेटा टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स, 16 टोटल डिटरमिनेंट्स आपको बन रहे हैं, टोटल डिटरमिनेंट्स। सवाल ये नहीं है कि भैया आप मेरे को टोटल बताइए, सवाल ये है कि मुझे नॉन नेगेटिव वाले बताओ। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जो नेगेटिव नहीं हो, वो 0 भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। वो 0 भी, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 16 ही होगा तब भी। ना जी, सुनो ध्यान से। अब देखो आसान चीज क्या है ना यहाँ पे, कि मैं देख लेता हूं कि सर कितने सारे डिटरमिनेंट्स हैं जो नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो मान लो मैं एक बार मैं यहाँ पे 1 और 1 रख दिया, तो मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। यस सर। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या कर सकता हूँ, मुझे नेगेटिव ही तो लाना है, तो मैं यहाँ पे 1 और 1 रख दिया, यहाँ पे 1 और 0 रख सकता हूँ, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। आएगा। फिर मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 1 और 1, और यहाँ पे रख दूंगा 0 1। फिर इसका आंसर 12 तो नहीं आएगा? ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? पहले जो सिखा आएगा। रहा हूँ वो सबको, क्वेश्चन टफ है, सोचना पड़ेगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो अगर सकता आपके है। दिमाग में और कोई ऐसा डिटरमिनेंट बन रहा है तो बताओ, कि जो नॉन नेगेटिव हो, जो नेगेटिव हो, सॉरी, जो नेगेटिव आंसर देके जाए। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट्स is equal to total number of determinants minus negative determinants। तो टोटल 16 आया था, नेगेटिव 3 बना, आंसर हो गया 13। मैं आपको बोला ना बेटा दिमाग लगाना और सोचना कि सर क्या कोई और बन सकता है क्या जो नेगेटिव हो, नहीं बनेगा, बस यही है, 3 ही आंसर होते हैं। ठीक है जी? हाँ जी सर। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है? एक, अरे भैया रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन होमवर्क है, पीडीएफ के साथ जाएगा, सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई मजाक और कोई मस्ती नहीं होना चाहिए। यस। पहले ही बोल दिया हूं बेटा, चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, मजे के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा और धागा खोल देगा दिमाग का, याद रखना। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा। टफ सवाल मेंस पूछता ही नहीं है, एडवांस पूछता ही नहीं है।